नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज की खबरों में हम देखेंगे कि कैसे अमेरिकी टैरिफ की आहट ने भारतीय बाजारों में भूचाल ला दिया है, जिसकी वजह से निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। वहीं राजनीतिक गलियारों में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसके साथ ही हम 2024 के चुनाव की निष्पक्षता पर उठ रहे गंभीर सवालों, बिहार में लाखों लोगों के मताधिकार खोने के खतरे और पत्रकारिता के मौजूदा स्वरूप पर एक तीखी टिप्पणी पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। अमेरिकी टैरिफ की सुनामी में डूबे बाजार, निवेशकों के 6 लाख करोड़ स्वाहा। अमेरिका द्वारा भारतीय आयातों पर 50% तक के भारी भरकम टैरिफ लागू करने की घोषणा से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में सुनामी आ गई। व्यापार युद्ध की गहरी होती आशंकाओं के बीच निवेशकों में ऐसी घबराहट फैली कि उन्होंने चौतरफा बिकवाली शुरू कर दी। इसके परिणामस्वरूप बाजार में एक ही दिन में निवेशकों की संपत्ति से 6 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। ये गिरावट इतनी भीषण थी कि बीएसई सेंसेक्स अपने महत्वपूर्ण 81,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गया। मंगलवार को कारोबार की समाप्ति पर 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 849 अंक यानी 1.04% की जबरदस्त गिरावट के साथ 80,786 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 255 अंक यानी 1.02% की गिरावट के साथ 24,712 पर बंद हुआ। बड़े शेयरों के साथ साथ बीएसई मिडकैप इंडेक्स 1.3% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.7% तक टूट गया, जिससे छोटे और मझोले निवेशकों को भी भारी नुकसान हुआ। बाजार में इस भूचाल का मुख्य कारण अमेरिकी सरकार का वो मसौदा नोटिस है, जिसमें भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25% शुल्क लगाने की बात कही गई है। यह नया शुल्क बुधवार 27 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा, जिससे भारतीय सामानों पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच जाएगा। इस कदम से भारत के टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग जैसे कई प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ने की आशंका है। विशेषज्ञों के अनुसार टैरिफ की चिंता के अलावा बाजार पर कई और दबाव भी थे। विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली, कमजोर होता रुपया और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने मिलकर निवेशकों को जोखिम कम करने पर मजबूर कर दिया। आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने मंगलवार को ही भारतीय इक्विटी बाजार से 6,580 करोड़ रुपए की भारी रकम निकाल ली। इस बड़ी गिरावट के दौरान लगभग सभी सेक्टर्स लाल निशान में बंद हुए। सिर्फ निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ही थोड़ी बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बुधवार को भारतीय बाजार बंद रहेंगे और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अमेरिकी सरकार इन टैरिफ को लागू करने में कोई नरमी दिखाती है। तिरुपुर, नोएडा और सूरत में कपड़ा उत्पादन रोका, उद्योग ने सरकार से मांगी तत्काल मदद। अमेरिकी टैरिफ के फैसले का असर जमीन पर तुरंत दिखने लगा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफआईईओ ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय निर्यातों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के फैसले के बाद तिरुपुर, नोएडा और सूरत में कपड़ा और परिधान निर्माताओं ने उत्पादन रोक दिया है। इस फैसले से कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। एफआईईओ के अध्यक्ष एससी रल्हन ने कहा कि इस वजह से भारतीय माल चीन, वियतनाम, कंबोडिया जैसे देशों के मुकाबले अप्रतिस्पर्धी हो गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जाने वाले भारत के लगभग 55% शिपमेंट अब 30-35% के मूल्य निर्धारण के नुकसान का सामना कर रहे हैं। वहीं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिटी ने भी कहा है कि उद्योग सरकार से तत्काल सहायता की उम्मीद कर रहा है। सिटी के चेयरमैन राकेश मेहरा ने कहा कि दांव पर न केवल निर्यातकों का भविष्य है, बल्कि कपड़ा क्षेत्र में अनगिनत नौकरियां और 2030 तक $100 बिलियन के निर्यात का राष्ट्रीय लक्ष्य भी है। उद्योग जगत ने सरकार से तत्काल राजनयिक बातचीत करने, वित्तीय सहायता देने और 1 साल तक के लिए ऋण के भुगतान पर रोक लगाने की भी मांग की है। पीएम मोदी से हमें चोर कहने की उम्मीद नहीं थी, उन्हें मेरी कुर्सी का सम्मान करना चाहिए, ममता। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक नया हमला करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि मोदी उनकी कुर्सी और पूरे राज्य का अपमान करते हुए यहां के लोगों को चोर कहेंगे। पूर्वी बर्दवान जिले में एक सरकारी कार्यक्रम में उन्होंने श्री मोदी की टिप्पणियों को पश्चिम बंगाल के लोगों का अपमान
बताया और केंद्रीय फंड रोकने के लिए उनकी आलोचना की। ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान देते हुए ये भी कहा कि ट्रंप ने गुजरातियों को भगा दिया, लेकिन हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड जैसी जगहें बंगालियों के बिना नहीं चल सकती। उन्होंने दावा किया कि राज्य के 22 लाख प्रवासी मजदूरों को अब भाजपा शासित राज्यों में बंगाली बोलने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि बंगाल में 1.5 करोड़ बाहरी लोग सुरक्षित रूप से काम कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव एक सुनियोजित धोखाधड़ी थी। पराकला प्रभाकर। अब बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र पर उठ रहे कुछ गंभीर सवालों की। प्रसिद्ध राजनीतिक अर्थशास्त्री पराकला प्रभाकर ने अपने एक बेबाक भाषण में कहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एक निष्पक्ष प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सुनियोजित धोखाधड़ी थी, जिसमें लगभग 5 करोड़ अतिरिक्त वोटों के हेरफेर ने नतीजों को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने मौजूदा चुनाव आयोग को भारत का चुनाव आयोग नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मोर्चा करार दिया है। वोट फॉर डेमोक्रेसी समूह की एक शोध रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी अनंतिम और अंतिम वोटिंग आंकड़ों के बीच लगभग 5 करोड़ वोटों का भारी अंतर था, जिसने 15 राज्यों में कम से कम 79 सीटों के नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। उनके अनुसार, अगर यह धांधली न हुई होती, तो एनडीए 293 की जगह केवल 214 पर सिमट जाती और विपक्षी गठबंधन 234 की जगह 313 सीटों के साथ बहुमत में होता। प्रभाकर ने विपक्ष को आगाह करते हुए कहा कि वे कुछ राज्यों में मिली जीत से खुश न हो, क्योंकि यह एक कैसीनो के खेल जैसा है, जहां अंत में जीत हमेशा कैसीनो की ही होती है। उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि यह धोखाधड़ी भारत को एक बहुसंख्यकवादी राष्ट्र में बदलने के गहरे एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने मांग की कि इस धोखाधड़ी पर आधारित लोकसभा को तत्काल भंग किया जाए, सरकार को बर्खास्त किया जाए और एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन हो। विस्तार से हमारे सबस्टैक न्यूज़लेटर पर वीडियो लिंक के साथ। बिहार, 2 करोड़ लोग खो सकते हैं वोट का अधिकार। चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी एक और चिंताजनक खबर बिहार से आ रही है। भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव ने एक साक्षात्कार में दावा किया है कि बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के कारण लगभग 2 करोड़ लोग अपना वोट देने का अधिकार खो सकते हैं। उन्होंने चुनाव आयोग के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि 98.2% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा कर दिए हैं। यादव के अनुसार, यह आंकड़ा असलियत को छिपाने की कोशिश है। उन्होंने अपने सर्वे के नतीजों का खुलासा करते हुए बताया कि जिन लोगों को 11 निर्धारित दस्तावेज जमा करने थे, उनमें से 43% लोगों के पास इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को नोटबंदी जैसा एक और मास्टर स्ट्रोक बताया है, जो ज़मीनी हकीकत से परे है और गरीबों, वंचितों, महिलाओं और हाशिए पर मौजूद समूहों के खिलाफ है। उनके अनुसार, ये प्रक्रिया पूर्णता, सटीकता और समानता, तीनों पैमानों पर बुरी तरह फेल हुई है। जिंदा लोगों को मृत घोषित करने और एक ही घर में सैकड़ों मतदाताओं के नाम दर्ज होने जैसी गलतियां अब भी मौजूद हैं। यादव ने चेतावनी दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया, तो ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे बड़े नागरिक अधिकार हनन का कारण बन सकता है। विस्तार से हमारे सबस्टैक न्यूज़लेटर पर वीडियो लिंक के साथ। चीन में मिलेंगे मोदी और पुतिन। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते चीन में एक क्षेत्रीय सुरक्षा फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत 20 से ज्यादा विश्व नेताओं की मेजबानी करेंगे। यह आयोजन शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन के तहत 31 अगस्त से 1 सितंबर तक तियानजिन में होगा। इसे डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ग्लोबल साउथ की एकजुटता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन माना जा रहा है। लापता धनखड़ ओटीटी पर व्यस्त 1 महीने पहले इस्तीफा देने के बाद से सार्वजनिक जीवन से दूर पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इन दिनों अपने नए आवास के आवंटन का इंतजार कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जब धनखड़ दिल्ली में अपने उच्च सुरक्षा वाले आवास तक सीमित हैं, तब वे अपना समय योग, टेबल टेनिस और द लिंकन लॉयर और हाउस ऑफ कार्ड्स जैसे ओटीटी शो देखकर बिता रहे हैं। उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ राजस्थान की यात्राएं कर रही हैं, जहां जयपुर में उनकी पुश्तैनी जमीन पर व्यावसायिक इमारतों का निर्माण हो रहा है। भागवत ने दोहराए नेहरू के शब्द। आरएसएस की व्याख्यान श्रृंखला मंगलवार को नई दिल्ली में शुरू हुई, जिसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संगठन के 100 वर्षों की यात्रा पर अपने विचार रखे। पहले दिन भागवत ने अपने संबोधन में विविधता में एकता का उल्लेख करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों को दोहराया। उन्होंने कहा कि अखंड भारत में रहने वाले लोगों का डीएनए पिछले 40,000 वर्षों से एक ही रहा है और यहाँ हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो इसे माने या न माने। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र का सत्ता से कोई संबंध नहीं है, इसका अर्थ है सबके लिए न्याय। सीमा पर सख्ती, अपनी जमीन छोड़ रहे किसान।
आर्टिकल 14 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ती सख्ती के कारण पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में गंगा पद्मा डेल्टा के द्वीपों पर रहने वाले बंगाली मुस्लिम किसानों को अपनी ही जमीन से बेदखल होना पड़ रहा है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ एक अपारदर्शी परमिट व्यवस्था लागू करता है, जिसके तहत किसानों को अपने ही खेतों में जाने के लिए हर दिन पहचान पत्र दिखाना पड़ता है और अनुमति अक्सर मनमाने ढंग से रोक दी जाती है। इस वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं और कई किसान अपनी जमीन छोड़कर भारत के दूसरे शहरों में मजदूर के रूप में पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। महाराष्ट्र सुलेमान की लिंचिंग हत्या उचित ठहराई गई। महाराष्ट्र के जामनेर कस्बे से एक बेहद दुखद खबर है, जहां 11 अगस्त को एक कैफे में हिंदू महिला के साथ बैठे 21 वर्षीय सुलेमान रहीम खान पठान को कुछ लोगों का समूह जबरदस्ती ले गया और बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। स्क्रॉल की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में गिरफ्तार 8 लोगों में से कम से 4 के कट्टर हिंदुत्व समूहों से जुड़े होने की पुष्टि हुई है। हिंदुत्ववादी नेताओं द्वारा सुलेमान की हत्या को ये कहकर परोक्ष रूप से उचित ठहराया जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से बचाना जरूरी है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि यह एक सोची समझी साजिश थी और पुलिस पर एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई न करने का दबाव है। वहीं जांच को भटकाने के लिए मरने के बाद भी पीड़ित की बदनामी की जा रही है। पत्रकारिता नहीं, सिर्फ स्टेनोग्राफी बची है। साईनाथ वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने भारतीय मीडिया की मौजूदा स्थिति पर एक तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आज मीडिया और पत्रकारिता दो अलग अलग दुनिया बन चुकी हैं। मीडिया एक विशालकाय कॉरपोरेशन है जिसका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि आज भारत में कुल स्ट्रीमिंग का लगभग 60% हिस्सा सिर्फ एक व्यक्ति मुकेश अंबानी के नियंत्रण में है। साईनाथ ने कहा कि हम प्रेस की आज़ादी के दौर में नहीं, बल्कि पैसे की आज़ादी के दौर में जी रहे हैं। उन्होंने किसान आंदोलन, कोविड से हुई मौतों और बढ़ती असमानता जैसे मुद्दों पर मुख्यधारा के मीडिया की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने भारतीय मीडिया को भारतीय लोकतंत्र की सबसे बहिष्कृत संस्था करार दिया, जहां दलित या हाशिए के समुदायों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। साईनाथ के अनुसार आज 95% मीडिया में जो हो रहा है वो पत्रकारिता नहीं, बल्कि सिर्फ स्टेनोग्राफी है, यानी सत्ता और पैसे वालों की कही बातों को हुबहू लिख देना। पूरा भाषण हमारे सबस्टैक न्यूज़लेटर पर वीडियो लिंक के साथ। ताइवान हमले की तैयारी में पर लोग बेफिक्र। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार ताइवान चीन के संभावित हमले से बचने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन वहां के ज्यादातर लोगों को यह विश्वास नहीं है कि युद्ध जल्द ही होने वाला है। एक सर्वे के अनुसार 65% ताइवानी मानते हैं कि अगले 5 वर्षों में चीन के हमला करने की संभावना नहीं है। कई लोगों का मानना है कि चीन पर हमला करना बहुत महंगा पड़ेगा और अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आएगा। दशकों से चीन की धमकियों के आदी हो चुके लोग अब इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। चलते चलते क्या एआई को भी दर्द महसूस होता है? और अंत में द गार्डियन की एक रिपोर्ट के अनुसार टेक्नोलॉजी की दुनिया इस समय एक गहरे सवाल से जूझ रही है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को पीड़ा महसूस हो सकती है? ये बहस तब तेज हो गई जब एक व्यवसायी और उसके एआई चैटबॉट ने मिलकर दुनिया का पहला एआई अधिकार वकालत समूह बनाया। इस मुद्दे पर उद्योग बंटा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रमुख का मानना है कि यह महज एक भ्रम है, जबकि कुछ विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। उनका तर्क है कि भले ही एआई संवेदनशील न हो, लेकिन उनके साथ अच्छा व्यवहार करना इंसानों के लिए नैतिक रूप से फायदेमंद है, क्योंकि हम जैसा व्यवहार उनके साथ करेंगे, भविष्य में वे भी वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर भेजें। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी पा सकते हैं। शोर कम, रोशनी ज्यादा। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।